नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री को बेहतरीन तरीके से मैनेज करने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना ज़रूरी है, ठीक है। एक ये है कि आप कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा मैकेनिज्म बना लें जिससे आप अपनी इन्वेंट्री पर चेक रख सकें, उसको ट्रैक कर सकें, उसको मॉनिटर कर सकें, ठीक है। और ये चेक या ये मॉनिटरिंग हम किसकी बात कर रहे हैं? इन्वेंट्री के उन आइटम्स की बात कर रहे हैं जो कि इन्वेंट्री में मौजूद हैं। वो रॉ मटेरियल हो सकता है, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, वो फिनिश्ड गुड्स हो सकते हैं। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा सिस्टम जिससे आप इसका चेक रख सकें, ताकि पता लग रहा हो कि रॉ मटेरियल कितना मंगवाया जा रहा है, कितना पड़ा हुआ वेयर हाउस में, कितना प्रोडक्शन में है, ठीक है, और कितना बन के फिनिश्ड गुड्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। दूसरा ये कि आप इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक और रिक्वायरमेंट ये है कि आप एक बेहतर तरीके से डिसीजन कर सकें कि आपको कौन सा रॉ मटेरियल कब रिक्वायर्ड है और कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट के। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ये इसी पिछले टॉपिक जो हमने स्टडी किया था रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसका सब टॉपिक है। और इसमें वो रिक्वायरमेंट जो कि एक अच्छी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है उनको ज़्यादा डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। तो इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिक्वायर्स फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। द फर्स्ट वन इज अ सिस्टम टू कीप ट्रैक ऑफ इन्वेंट्री। तो ये हमने पहले भी स्टडी किया था कि एक ऐसा सिस्टम अगर आपके पास हो जो कि आपकी इन्वेंट्री पर एक चेक रख सके, उसको मॉनिटर कर सके कि आपके पास इन्वेंट्री की पोजीशन क्या चल रही है, कितने आपके पास फिनिश्ड गुड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, कितना आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। तो अगर आपकी इन्वेंट्री के को मैनेज करने के लिए एक ऐसा सिस्टम आपके पास मौजूद है तो आप बेहतर तरीके से अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है अ रिलायबल फोरकास्ट ऑफ डिमांड। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है अगर आप अपनी इन्वेंट्री को इफेक्टिवली मैनेज करना चाह रहे हैं। अगर आपकी टीम आपको बताती है कि नेक्स्ट ईयर आपके पास अगर आप एसीज बनाते हैं तो एसीज की इतनी रिक्वायरमेंट होगी कस्टमर्स की, और इस सीज़न में इतनी होगी, साल के इस हिस्से में इतनी होगी, तो ये फोरकास्ट अगर आपके पास पहले से ही हो तो आप बेहतर तरीके से अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर पाएंगे। आपको पता होगा कि मैंने इस टाइम रॉ मटेरियल ज़्यादा मंगवाना है, इस टाइम मैंने अपने पास फिनिश्ड गुड्स इतनी रखनी है क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है, ताकि ऐसा ना हो कि कस्टमर कोई डिमांड कर रहा हो और मेरे पास कोई चीज़ मौजूद ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉलेज ऑफ लीड टाइम्स। तो आपके लीड टाइम्स का भी आपको बेहतर तरीके से आपको आइडिया होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। लीड टाइम अब है क्या, इसको एक एग्जांपल की फॉर्म में समझ लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपकी कंपनी शर्ट्स बनाती है और एक ऐसा पॉइंट आ रहा है कि आपको लग रहा है कि आपके पास रॉ मटेरियल में कपड़ा जो है वो कम पड़ रहा है, ठीक है। और एक ऐसा मौका आ सकता है कि आपके पास वो अगर कपड़ा नहीं होगा तो आप शर्ट्स की प्रोडक्शन जो है वो आगे नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप एक सर्टन डेट को, ठीक है, फ़र्ज़ करें महीने की 10 तारीख को आप ऑर्डर प्लेस करते हैं अपने सप्लायर को कि आपको वो कपड़ा फराहम करे, ठीक है, आपको कपड़ा सप्लाई करे रॉ मटेरियल की फॉर्म में। तो आपने क्या करना है कि ऑर्डर प्लेस किया 10 तारीख को, उसके बाद सप्लायर का काम शुरू होता है कि वो अपना काम पूरा करके आपको ऑर्डर आपके फैक्ट्री तक पहुंचा के दे। तो फ़र्ज़ करें 10 को ऑर्डर प्लेस हुआ, 11 तारीख गुजर गई, 12 गुजर गई, 13 गुजर गई, और 14 तारीख को आपका वो ऑर्डर जो है आपके वेयर हाउस या आपकी फैक्ट्री तक उन्होंने आप तक पहुंचा दिया। तो इसमें वो लीड टाइम जो है कौन सा टाइम होता है, जब आपने ऑर्डर प्लेस किया था और जब तक आपको वो मिली नहीं, ये 4 दिन जो बीच में गुजरे ये लीड टाइम है, ठीक है। ऑर्डर से लेकर उस ऑर्डर के मुकम्मल होने तक का जो टाइम है वो आपका लीड टाइम है। तो इस केस में जो कपड़े का लीड टाइम था दैट वाज 4 डेज़, और ये बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आपको पहले से ही पता है कि आपको ऑर्डर प्लेस करने के बाद 4 दिन लगते हैं, 4 दिन का लीड टाइम लगता है वो सप्लाई पहुंचने में, तो उस हिसाब से फिर आप प्लानिंग भी अकॉर्डिंगली करते हैं। अगर आपके पास कपड़ा आपकी इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है और वो ख़त्म होने जा रहा है तो आपने उसके 4 दिन से पहले ही ऑर्डर करना है, ताकि ऐसा ना हो कि कपड़े के ऑर्डर को पहुंचने तक आपको 4 दिन लग रहे हैं और मीनवाइल आपके पास वो जो एग्जिस्टिंग आपकी फैक्ट्री में कपड़ा पड़ा हुआ है वही ख़त्म हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रीजनेबल एस्टिमेट्स ऑफ होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, सॉर्टेज कॉस्ट। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के खर्चे हैं जिसका अगर आपको बेहतर अंदाज़ा हो तो आप बेहतरीन तरीके से अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर पाते हैं। तो होल्डिंग कॉस्ट कौन सी टाइप की कॉस्ट है? ये वो कॉस्ट है जिसमें आप अपनी इन्वेंट्री को अपने पास होल्ड करते हैं, अपनी कंपनी अपने पास होल्ड करके रखती है। जिस तरह वेयर हाउस हो गया, वेयर हाउस में अगर आप अपनी इन्वेंट्री को रख रहे हैं तो वो ऑब्वियसली उसकी आपको कोई ना कोई कॉस्ट पे करना पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ, वो हो सकती है रेंट की फॉर्म में हो सकती है, अगर आपने कोई जगह ली हुई है वेयर हाउस के लिए तो उसका खर्चा आपको देना पड़ता है, रेंट देनी पड़ती है, उसका आपने बिल्स पे करने होते हैं। अगर सिक्योरिटी रखी हुई है, लोग रखे हुए हैं तो उनके खर्चे अलग होते हैं। अगर आपने उसकी इंश्योरेंस कराई हुई है तो उसके भी खर्चे होते हैं। तो इस कॉस्ट का आपको अंदाज़ा होना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि क्योंकि अंदाज़ा अगर आपको होगा तो उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको पता होगा कि यार मैंने इतनी इन्वेंट्री अपने पास वेयर हाउस में रखनी है,
क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें एक ऐसी इन्वेंट्री है जिसके लिए आपको एसी लगाने पड़ते हैं उस वेयर हाउस में, और वो जितनी ज़्यादा तादाद में पड़ी होगी उतने ज़्यादा एसीज होंगे, तो फिर आपका खर्चा बढ़ेगा। तो इस हिसाब से फिर आप अपनी इन्वेंट्री की मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसी में है ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, फॉर इंस्टेंस आप अपनी शर्ट्स का ही बिजनेस है और आप कपड़े के लिए एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो वो जो ऑर्डर है वो अगेन उसकी कोई कॉस्ट होती है, ठीक है। वो कोई प्रोसेस फॉलो कर रहा होता है, कुछ लोग इस्तेमाल हो रहे होते हैं, कुछ सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं उस ऑर्डर में। तो उसकी एक कॉस्ट है, ठीक है। तो उसका भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने इस तरह का साइकिल बना लिया हो कि आप हर दूसरे दिन ही ऑर्डर कर रहे हो, तो ये फिजिबल नहीं होगा। उसका इतना खर्चा आ जाएगा आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी को कि ना आपके लिए मैनेज करना आसान होगा ना सप्लायर के लिए। तो एक इसलिए एक साइकिल रखा जाता है कि एक सर्टन टाइम के बाद, वो महीना हो गया, क्वार्टर हो गया, 6 माह हो गया, उसके बाद ये ऑर्डर प्लेस हो रहा हो, ताकि ऑर्डर की जो है ना वो कॉस्ट कम आ रही हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्टेज कॉस्ट। अब ये वो कॉस्ट है जहाँ पर आप किसी कस्टमर की कोई डिमांड पूरी ना कर पा रहे हो। फ़र्ज़ करें आपके पास एक कस्टमर शर्ट लेने के लिए आया और आप उसको कहते हैं कि जी हमारे पास तो शर्ट है नहीं है, स्टॉक में कुछ है ही नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो उसकी ऑब्वियसली आपको एक शॉर्टेज कॉस्ट पे करना पड़ेगी। शॉर्टेज कॉस्ट किस फॉर्म में हो सकती है कि आपसे वो कस्टमर नाराज़ हो सकता है, वो किसी और कंपनी जा सकता है, ठीक है। कल को आपके पास बिजनेस करने ही नहीं आएगा और वो आपने अपॉर्चुनिटी भी लूज़ कर लिया। आप उसको उस टाइम पे वो शर्ट बेच के कुछ कमा सकते थे, ठीक है। तो ये आपने एक कॉस्ट आपको इनकर हुई। लास्ट में हमारे पास है क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। इसको हम ज़्यादा डिटेल के साथ अगले लेक्चर में भी स्टडी कर रहे होंगे, लेकिन इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि इसमें आप अपनी इन्वेंट्री की एक क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। कि ये ज़्यादा ज़रूरी आइटम है, ये उससे कम ज़रूरी है, ये उससे कम ज़रूरी है, ठीक है। तो उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से आप उसी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो अगर आपको उसका भी आइडिया हो कि कौन सी आइटम आपकी इन्वेंट्री में ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा अहमियत रखता है, वो इन टर्म्स ऑफ पैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, या इन टर्म्स ऑफ ऐसा भी हो सकता है कि उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हो तो आप बेहतर तरीके से अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर पाएंगे। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।